कुछ जगह तो इतनी चालाकियां की गई हैं कि संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए की उन लोगों से आधे पैसे ले लिए और उनको अलॉट कर दी। जब आपत्तियां हैं इस पे निश्चित तौर पे हैं, और सरकार की मंशा को भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। लेकिन जवाबदेही उन लोगों की भी बनती है जो आजादी से अब तक, आजादी से पहले से अब तक उन वक्त संपत्तियों का यूज करते रहे। जवाबदेही उन लोगों की भी बनती है कि वो जो है अपनी उपलब्धि भी बता दें उसके साथ साथ। देखिए, संशोधन से तो शायद उनको जानकारी भी नहीं, जो लोग डर रहे हैं कि संशोधन हुए क्या क्या। अब कुछ लोग उन्हें भ्रमित करके अगर टाल रहे हैं तो मैं 100% ये भी नहीं कहता कि ये उनके पूरा का पूरा उनके पक्ष में ही है मुसलमानों के। कुछ इसमें ऐसी त्रुटियां भी हैं जो उनको डराती हैं वास्तव में, चाहे वो पढ़ा लिखा मुसलमान है और चाहे वो अनपढ़ मुसलमान है। अब सबसे पहला तो इसमें जो संशोधन हुआ इन्होंने जो किया उसका नाम ही बदल दिया वक्त से, उसका नाम उम्मीद कर दिया। अब वो उम्मीदें कहाँ तक पूरी होंगी, उम्मीद अपने नाम को कैसा सार्थक कराएगा ये सब कुछ, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कानून में संशोधन का बिल आया क्यों, वक्त में संशोधन का बिल आया है क्यों, जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ही क्या पड़ी। सबसे पहली बात तो ये कि वक्त की संपत्तियों का जो बंदर बाट हुई लोगों में, तो इसको लेके इतने लोगों ने मुकदमे दायर किए, लगभग एक आंकड़े के हिसाब से 40,000 मुकदमे वक्त संपत्तियों को लेकर, वक्त संपत्तियों को लेकर 40,000 मुकदमे अब भी न्यायालयों में विचाराधीन हैं। और वो सारे, उनमें लगभग 9,000 या 10,000 ऐसे केसेस हैं जो गरीब लोगों ने दायर कर रखे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि गरीब लोगों का उत्पीड़न उस एलिट वर्ग ने किया जिसका आधिपत्य था वक्त में आज तक, और उसी लिए उन्होंने वो न्यायालय की शरण में गए। अब सरकार के बाद जब ये आंकड़ा गया 40,000 तो इसमें मुकदमे चल रहे, तो इसका मतलब ये बड़ा खेल है, बड़ा खेल। इसलिए सरकार को जगह मिल गई और उनको एक यह लग गया कि भाई अब इस पे भी कुछ ना कुछ करो भाई। रेगुलेट तो सरकारें पहले भी करती रही हैं, ऐसी संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाएं हैं उनको रेगुलेट तो पहले भी करती रही। कहते हैं 1923 में दक्षिण के जो मंदिर थे उनको भी रेगुलेट किया अंग्रेजों ने, क्योंकि वहां चढ़ावे का बहुत बड़ा फंडा था। और लेकिन वो लड़ाई, वो भी पंडों की लड़ाई आपस की थी, इसलिए उन्होंने उसको रेगुलेट किया। तो कहीं ना कहीं गलती वही करते हैं जो उसके लाभार्थी होते हैं, वही गलतियां करें। तो जिनके संरक्षण में ये सब संपत्तियां चलती हैं, तो वही लोग कहीं ना कहीं ये मिस्टेक करते हैं कि वो दूसरे को उनका उत्पीड़न करें और वो न्यायालय चले गए। अब 40,000 केस हो गए, तो सरकार को लगा बहुत बड़ा मामला है, इसलिए इसको फिर इन्होंने संशोधित करके इसको दूसरा कानून बनाना है। इसका नाम उम्मीद रख दिया, यूनिफाइड, तो कुछ इस तरह का है, वो कई शब्द में यूनिफाइड एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट। तो ये अब इस उम्मीद नाम, इसका जो नाम, इसके अनुसार अगर इसमें काम भी हुआ तो फिर तो ये मुसलमानों के लिए अच्छा है, जैसा कि सरकार बता रही है। जैसे कि सरकार बता रही है। सरकार का इंटेंट क्या है इसके पीछे, अब ये उसकी नियत और मंशा पे डिपेंड करता है भाई। ये उनका कहीं कुछ अगर ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे 2 सदस्य उन्होंने गैर मुस्लिम उसमें सम्मिलित कर दिए, डीएम को ज्यादा पावर दी थी, उसका मुतवल्ली उसी को बना दिया, और जितने विवादित केस हैं उनमें फाइनल उसी की राय होगी। तो ये चीजें कुछ ऑब्जेक्शनेबल है। और जैसा कि वर्तमान सरकार पर जो है आरोप भी उठते हैं, और आरोप क्या, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब एक समुदाय विशेष को टारगेट करने वाली भाषा अगर बोलते हैं, अगर ये बिल उनकी नियत साफ है तो भी सख्त तो जाहिर सी बात है होगा ही। हाँ, पुराने उदाहरण है इन चीजों, उदाहरण है इनके। और अगर बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ आदमी लोकतंत्र में ऐसी बात कहेगा तो उसका प्रभाव भी जाता है, आदमी डरता जरूर है भाई। जिसके हाथ में पावर है, अगर वही इस तरह की भाषा बोल रहा, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो, अगर उसकी भाषा पे ही उंगली उठाने लायक कहीं जगह मिल रही कि भाई ये भाषा
पीएम की बात आ रही आपने है। डराने वाली बात कही कि भाई इनसे डर भी लगता है, चाहे वो अनपढ़ मुस्लिम हो या पढ़ा लिखा मुस्लिम हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो वास्तव में ऐसा दिखता है कि हाँ ये बदलाव होने जरूरी थे, वो क्या है? देखिए, सबसे पहला बदलाव तो यही कि एक एलिट वर्ग के जो हाथ में ये सारा सब पावर थी, उन्होंने लोगों को मतलब ऑथोराइज कर दिया उसे, इसे एलिट वर्ग को, एक विशेष वर्ग को। एलिट मतलब अब अगर साधारण भाषा में बोले तो अशराफ मुसलमान। हाँ हाँ, जो बड़े मुसलमान, सामान्य। वही वही बात है। तो उन्होंने मतलब 47 के बाद जो पढ़ा लिखा मुसलमान था, ज्यादातर तो सक्षम मुसलमान उधर चला गया, पाकिस्तान। पंजाब और हरियाणा से। हम्म, अच्छा, बचे यहाँ से कुछ लोग जो ज्यादा सक्षम लोग थे वो भी चले गए। अब जो बची उनमें जो ऐसे लोग बचे जो उनमें भी कुछ पिछड़े थे, वो फिर अगड़े हो गए। वही लोग अगड़े हो गए जो यहाँ पिछड़े अपने आप को, उन जो एलिट वर्ग था उसमें से जो बचे वो लोग, ठीक। उसमें उन्हीं लोगों ने फिर इन चीजों को संभाल लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमारे जीवन यापन का या अपनी जीविका अच्छी तरह से चलाने का कुछ संसाधन हमारे पास है। तो इन चीजों पर उनकी नजर थी। आम आदमी कहाँ जाना था इन सब चीजों को, कि भाई वक्त क्या है और ये संपत्ति किस तरह से का प्रबंधन होगा। अब ये सारा प्रबंधन फिर उनके हाथ में चला गया। उन्होंने फिर इसको जो इसका उद्देश्य था वक्त का, वो सब भटक के उन्होंने उसको निजी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया, अपनी संपत्ति। ये जो वक्फ संपत्तियां हैं ये की तो होंगी मुसलमानों ने, ये मुसलमानों की वक्फ की हुई। किस लिए वक्फ की थी? ये असल में ये वक्फ इतनी बड़ी तादाद में वक्फ संपत्तियां हुई थी किस लिए? हाँ, मैं यही बता रहा आपको। जैसा आज भी लोग, अब इसको अगर सरल भाषा में मैं कहूँ तो ये दान किया गया संपत्ति है, या अल्लाह के वास्ते जैसे वो कहते हैं ना, मुसलमानों को अल्लाह के वास्ते दे दिया भाई, तो इस तरह की संपत्ति है। तब इसको उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना था जो लोग वास्तव में उस त्रासदी के बाद जो भारत में चलती रही, मुसलमानों के साथ कितने राइट्स हुए, यानी दंगे हुए, उसके भी भुक्तभोगी लोग थे, इससे भी उनकी कमर टूटी। तो आर्थिक रूप से उनको सबल करने के लिए और शैक्षिक रूप से सबल करने के लिए, और मैं तो कहता हूँ राजनीतिक रूप से भी सबल तभी होगा आदमी जब शैक्षिक और सामाजिक रूप से वो सबल होगा, तभी उसको राजनीति में भी जगह मिलेगी। लेकिन राजनीति में जगह रोक ली उन्होंने अपने लिए, उसी एलिट वर्ग ने। उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए भी रिजर्व हो गया, आप तो हमें नोट इधर से आवेंगे और वोट तुम दो। और ये जो वक्फ संपत्ति गरीब मुसलमानों के लिए थी वो भी उन पर भी उन्हीं का आधिपत्य, उन पर भी उन्हीं का आधिपत्य। उन्होंने ही अपने संबंधियों को इस तरह से अलाट किया, और कुछ जगह तो इतनी चालाकियां की गई हैं कि संपत्ति लाखों करोड़ों रुपए की उन लोगों से आधे पैसे ले लिए और उनको अलाट कर दी, मामूली सा उस पर रेंट रख दिया। मतलब है चालाकियां खेली गई। चालाकियां खेली, चालाकियों ने किया ज्यादा दुखी तो लोगों को। अब कितना आपने स्किल डेवलपमेंट का काम किया, कहीं स्किल डेवलपमेंट आपने देखा हो जो लोग, मैं तो वही तो पूछ रहा ना मैं आपसे, आपकी तो काफी उम्र है और जहां से आप आते हैं वो लंबी चौड़ी तो हम बात क्या करें सहारनपुर की या गंगो की, कोई ऐसा उदाहरण कोई शिक्षा के क्षेत्र में वक्फ संपत्ति द्वारा किया हो गया हो, या किसी गरीब का यतीम का कोई भला कर दिया गया हो आपकी नजर में कोई? सबसे बड़ी समस्या यही तो नहीं। अब सरकार को यही तो फिर रास्ता मिल गया कि भाई इन्होंने तो इनका भला किया नहीं। अब वो आदमी अगर उसकी समझ में पूरा जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग रहा मुसलमानों का, अब सरकार लाई बिल, तो उनको कहीं कहीं ये ड्रामे, अब उन्हें कहे तुम्हारे साथ तो ऐसा होगा, लेकिन उनको उम्मीद भी लग रही है इससे कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई काम होगा। पता भी चला कि वक्फ संपत्ति वक्फ है क्या, संपत्ति कितनी है? 9,40,000 एकड़ भूमि। ये 9,40,000 एकड़ छोटा भूभाग नहीं होता, छोटा भूभाग। हाँ, एक देश जितना भूभाग होता है, छोटे मोटे देश जितना। तो इतने बड़े पर तो आप कितना, अब पीछे जब ये 2013 का जो ये आया था वक्फ बिल, वो कानून बढ़ा यूपीए के टाइम में, उसमें इनको बहुत असीमित अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसका भी प्रयोग नहीं कर पाए ये लोग। अब जब इनसे पूछा गया आमदनी कितनी है इससे, तो इन्होंने 163 करोड़ बताई।
लेकिन स्ट्रक्चर कमेटी कहती है कि जितने संसाधन ये हैं, वक्फ का जितना भी आपका भूखंड है या भूभाग या है दुकानें या दुकानें हैं, प्रॉपर्टी जितनी है, उनसे अनुमानित आय 12,000 करोड़ हो सकती है। और ये 2004 की बात, और ये 2006 की 2006 की यानी कि अब से 20 साल पहले। अब स्ट्रक्चर कमेटी अगर ये बात कह रही है तो आप 163 करोड़ कैसे बता रहे भाई? और इतने सीमित अधिकार भी आपको दिए उस बिल कानून ने 2013 वाले ने, उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाए, सदुपयोग नहीं कर आपने अपनी मनसा ही नहीं बदली। अच्छा, अब तो ये एक आपत्ति है कि भाई हिंदू सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे और ये होगा ये होगा। अब से पहले तो हिंदू सदस्य की कोई अनिवार्यता नहीं थे। अब तक तो आप ही थे, तो अब तक आपने क्या किया? तो ये तो जवाब उन्होंने देना चाहिए था। देना चाहिए, तो बिल्कुल। ठीक है, अब हिंदू सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अब तक तो नहीं थे ना। तो कहीं ना कहीं तो ये बिल कुल मिलाकर आप इसको, ये बिल आना जरूरी था, ये नया कानून, या इसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव भी किए जो संदेह के घेरे में आते हैं, या पूर्णतः आप सहमत हैं इस बिल से? नहीं, मैं इस कानून से? पूर्ण से सहमत होना तो मुश्किल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक हैं, और ये समझता हूं मैं कि वक्त, क्योंकि ये मुसलमानों का ही दान किया गया सारा संपत्तियां हैं अब, और मुसलमानों के हित में और उनके कल्याण के लिए इनको प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया इस नजरिए से। तो कि जब इतने दिन आपके हाथ में रहा, आप तब कुछ नहीं कर पाए, तो इस लिहाज से तो बिल ठीक है, आ गया भाई। अब तुम्हारी भी आंखें खुलेंगी, और सरकार की अगर नीयत बढ़िया है तो इसमें फिर लोगों का भला हो सकता है। और अगर सरकार की नीयत यही है, उसकी मंशा यही है कि भाई अपने वोट बैंक को हमें प्लीज करना, उसको राजी करना कि हमने देखो मुसलमानों का ये भी हटा दिया, हमने 370 हटा दिया था, ट्रिपल तलाक हमने कर दिया, CNRC हमने ये कर दिया था, तो अगर उनको प्लीज करना या उनको राजी करना, तो फिर तो अगर इस मनसा से आपने इसको बदला है या इसको संशोधित किया है, तो फिर तो ये हमारा भला नहीं कर पाएगा। और चूंकि 2 सदस्य आपने गैर मुस्लिम दे दिए, तो उनके जरिए हो सके आप क्या खेल करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय बता। 2 सदस्य हिंदू के साथ साथ इसमें ओबीसी वर्ग को भी सम्मिलित किया जाएगा, महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा, अलग अलग जो मुसलमानों में समुदाय हैं, वर्ग हैं, उनको भी जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये अच्छी भी लगती है बात। नहीं, जितना मूल निवासी, आप ये देखो, जितना भी संस्थाएं धार्मिक हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमयत हो, या भाई आपका ये वक्फ हो, कहीं जितना मूल निवासी मुसलमान जो मूल निवासी भारतीय है, उसको तो प्रतिनिधित्व कहीं, मैं तो समझता नहीं, कहीं इक्का दुक्का 100% के तौर पर तो भले ही दे दिया गया हो, लेकिन उनको कोई स्तर पर तो दिया हुआ, लेकिन कोई अध्यक्ष आज तक लेकिन कोई अध्यक्ष नहीं बनाया। आप किसी राज्य बोर्ड का या केंद्र का तो नहीं पता नहीं। बिल्कुल, राज्य केंद्र का तो मतलब ही नहीं, राज्य बोर्ड का मैं तो कहता हूँ जिले के बोर्ड में भी मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग रहे होंगे, और वो भी इसीलिए रहे होंगे कि भाई इनको भी ले लो, और उनको भी किसी और को ने बताया होगा फिर, मतलब ऐसा जैसा लुका छिपी से वो काम कर लिया कि भाई चलो इनको भी ले लो, और अब ये काम और आसान हो जाएगा, इसको बंदर बाट करना। तो भारती जी, बस एक लास्ट सवाल ये, जैसा कि ये एक बताया जा रहा है कि भाई सरकार वक्फ संपत्तियों को, कुछ वक्फ संपत्तियों को जो विवादित हैं उनको हड़प ले, वो सरकार पर चले जाए। अब तक एक वर्ग विशेष के कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे थे, अगर सरकार उसको हड़प भी लेगी तो सरकार तो जनहित के लिए ही इस्तेमाल करेगी, उसे ये तो कर भी नहीं रहे। ना उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो बैठेगा उनका भी, जिनके लिए वो थी। हाँ। अगर उन्होंने कुछ गोलमाल भी इसमें कर लिया तो कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ भी आएगा। ये तो आज तक इन्होंने तो करे कुछ नहीं। सरकार में तो सभी का हिस्सा है, फिर सभी का हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बोरा का अलग बना, बोरा मुसलमान का, तो इसके जरिए हो सकता है कि इनकी संपत्तियों पर वो अपना अधिकार जतावे, तो एक डिस्प्यूट भी आवेगा इसमें। भाई सुन्नी वालों ने ये बताया था, बोहरा ने ये कह दिया, ये तो हमारी थी, तो कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी कि भाई बोहरा समाज की है तो ये तो उसकी है, तो सरकार अपनी मनमानी कर सकती है इसमें, उसको तय करने में
कि इसका स्टेटस किसके फेवर में जाएगा। हो सकता है वो दूसरे जो बोर्ड बनाए जाएंगे, जैसे बोरा का बनाया जाएगा, तो एक हथियार हो सकता है उन संपत्तियों में उनको बांटने छूटने का। एक ये तो कहेंगे बैलेंस के तौर पर हम संतुलित कर रहे हैं इसे, लेकिन अनबैलेंस असंतुलित भी किया जा सकता है इस पर। कुल मिलाकर सरकार की मंशा पर टिका हुआ है ये। सबसे बड़ा तो ये सरकार की मंशा पे है। अगर और ये सरकार अब आगे चलकर ही पता चला। और ये सरकार की मंशा का पहले कुछ पता नहीं चलता, अब ये जब व्यवहार में आएगी ये सारी और अब तब तक जो काबिज थे उनके मंशा तो साफ हो ही चुकी है। उनकी तो मंशा ठीक थी ही नहीं। उनकी मंशा तो ठीक थी, अगर उनकी मंशा ठीक होती तो ये बिल ही नहीं होता। तो ये बिल ही नहीं होता। मिसयूज की तो बात ये है, अभी तक जिस नाम पे, अल्लाह के नाम पे और सामाजिक कार्यों के लिए, जिस पुनीत काम के लिए ये दान की गई थी, उसमें तो अगर मानना जाए तो कुछ हो नहीं पाया। जैसे मास्टर जी ने कहा, इसमें पूर्णतः सहमत हूँ कि इसका जो है अगर सही यूज हुआ होता तो शायद देश के मुसलमान के हालात ये ना होते। इसका मिसयूज हुआ, इसमें कोई शक नहीं। इसका मिसयूज हुआ और अब तक कोई भी ऐसा कार्य नजर नहीं आता, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई ऐसा जो है हॉस्पिटल, कोई चैरिटी इस तरह की नजर नहीं आती जिसका जो है कोई लाभ हुआ वक्फ का। लेकिन अगर इसमें कमियां थी और कमियों को आधार बना के ये तमाम चीजें लानी थी, तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि वन नेशन वन लॉ, एक देश एक कानून, और फिर जो है सिर्फ एक समुदाय विशेष को, सिर्फ मुस्लिमों की संपत्ति को, मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को ही टारगेट किया जाता है, तो ये जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और इससे जो है सरकार की नीति और नीयत का पता चलता है। एक और बात है इसमें, अभी इन्होंने नाम दे दिया उम्मीद, और उम्मीद किन लोगों से, जिन्होंने 2014 में सरकार बनाई ये कह के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा। वो उम्मीद अभी बाकी है। वो उम्मीद बाकी नहीं, वो दम तोड़ चुकी। उस उम्मीद का क्या हुआ, कोई बता सकता है? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? उसके बाद जो है बेरोजगारी के बारे में क्या कहा कि हर साल जो है हम 5 करोड़ 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी क्या स्थिति है सबको पता है। उसके बाद एक बहुत जोर शोर से नारा दिया गया 2022 तक जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, आप भी किसान हैं और इस देश का जो है किसान मजदूर और उसकी हालात क्या है। मुझे लगता है कि खेती किसानी की जो है लागत दोगुनी होगी और जो फसलों के दाम और होते तो इस कानून से कोई उम्मीद तो है आपको? इन लोगों के जो जुमले हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अब तक जो थे उनसे क्या उम्मीद? अब तक जो थे वो तो लूट मार करते रहे। इसमें अगर संशोधन किया जाना था, व्यवस्था देनी थी, तो जैसे कॉमन लॉ है। अभी जो है आप पिछड़ों की बात कर रहे, आपने इसमें स्पष्ट ही नहीं किया कि कितने % पिछड़ा रहेंगे, कितने % पिछड़ों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो सदस्य हिंदू तो अनिवार्य कर दिए, हिंदू सदस्य अनिवार्य हैं और इसमें यह जिक्र किया कि पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए। कितने % होनी चाहिए? इस मुल्क की आबादी का, मुस्लिम आबादी का लगभग 85% जो है पिछड़ा मुस्लिम है। उसके बाद DNT और वो भी है पिछड़ा, DNT। और अगर SC की बात करें, अभी SC की भी बात की जा सकती है और SC पे शायद कोई आयोग बना हुआ है कि मुस्लिम को SC का आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों साल तक तो उनका भी शोषण होता रहा। जबकि ये जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे ये एक ही वर्ग के थे, उधर भी ब्राह्मणवाद है इधर भी ब्राह्मणवाद है। यही लोग इस लड़ाई को, ये नूरा कुश्ती थी जो चलती रही। तो ये समानांतर वही समानवाद है फिर इधर मुस्लिमों में भी? निश्चित तौर पे है। अभी जो है मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने जामिया मिलिया के एक प्रोस्पेक्टस देखा। जामिया मिलिया के प्रोस्पेक्टस में यह है कि 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और उसमें फिर उसी में है कि 10% पिछड़े मुस्लिमों के लिए और साथ में जोड़ दिया महिलाओं के लिए। 10% में महिलाएं भी हैं और पिछड़ा मुस्लिम भी है। तो 10% में जो वो महिलाएं हैं वो कौन सी कैटेगरी की आएंगी? वो जनरल आएंगे, वो जनरल भी आएंगी ना, महिलाएं भी। तो जहां पे जो है 85% अगर वाकई जो है इस सरकार को पिछड़े मुस्लिमों की, जो ST मुस्लिम है, उनकी इतना ही दर्द है, इतनी पीड़ा है, तो केंद्रीय जितनी भी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटियां हैं, माइनॉरिटी के संस्थान है, उनमें जो है या तो हमारी संख्या के अनुपात में अगर जो है हम 80% हैं मुस्लिम OBC, इस मुल्क की संख्या मुस्लिम आबादी का 80% है, तो 80% आरक्षण की व्यवस्था कर दें।
और अगर ये भी नहीं किया जा सकता, जो देश में 27% आरक्षण की व्यवस्था है वो करा दे। जामिया मिलिया देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में मौजूद है। तो जो है ये तमाम आपका कहने का मकसद ये है कि सोनवाद इधर भी हावी है पूर्णतः। ये इसका उदाहरण है जीता जागता। मैंने जो जामिया मिलिया का उदाहरण दिया, एएमयू में भी यही स्थिति होगी। लेकिन जो दूसरी तरफ का सोनवाद है वहां तो संघर्ष है ओबीसी एससी एसटी और सोनवाद के बीच, इधर तो कुछ ऐसा लगता भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो है असल में धार्मिक जो लीडरशिप है वो और जो राजनीतिक लोग हैं वो उनका घालमेल है बहुत तगड़ा। उनके खिलाफ आप आवाज नहीं उठा सकते। चीजों को जो है अभी मतलब जैसे ना ये जो वक्फ पे कानून आया, इसका जो ज्यादा विरोध हो रहा है, विरोध मतलब आपत्तियां हैं इस पे निश्चित तौर पे हैं, और सरकार की मंशा को भी सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। लेकिन जवाबदेही उन लोगों की भी बनती है जो आजादी से पहले से अब तक उन वक्त संपत्तियों का यूज करते रहे। जवाबदेही उन लोगों की भी बनती है कि वो जो है अपनी उपलब्धि भी बता दें। उसके साथ साथ उन्हें जब जो है संसद में इसको लेके विपक्ष भी हमारे मतलब विपक्ष के सांसद भी और तमाम जो है मुस्लिम सांसद भी बहुत अच्छे से उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन जब उपलब्धि की बात है तो किसी सांसद ने किसी ने भी जो है उस पर उपलब्धि नहीं गिना पाई। लेकिन सिर्फ जो है मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई फोड़ा निकल जाए तो वो हाथ काटा नहीं जाता, इसी को आधार बना के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है सरकार की मंशा पे फिर यही सवाल है कि उन्होंने जो है इस तरह का एक कानून ले आए और सिर्फ जो है एक धर्म विशेष के लिए लाए। अगर लो जो है कॉमन होता, जो हमारे सनातनी भाई हैं उनके लिए भी होता, सिखों के लिए भी होता, जैनों के लिए, पारसियों के लिए, तमाम धर्मों के लिए होता, तो फिर जो है इस पे विवाद ना होता। तो आप गंगो से आते हैं, तो गंगो में वक्फ संपत्ति लगभग कुछ अंदाजा होगा आपने कितनी होगी? गंगो में वक्फ संपत्ति मेरा मानना है कि सैकड़ों करोड़ से ज्यादा की होगी। मोटी मोटी अगर मैं बात बताऊं, एक जो पैंट बाजार में मस्जिद है वो है वक्फ की संपत्ति है, लगभग 300-400 कितनी दुकानें हैं और कई सारे घेर हैं, मकान है, मतलब एक्यूरेट मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो शहर के सेंटर में है। जो इस गंगो नगर की बात करूं उसका मुख्य बाजार है, उससे ही मिलता हुआ सराफा बाजार है, और सराफा बाजार में एक मस्जिद है जामा मस्जिद, उसके पास भी जो है दुकानें भी हैं कई सारी। उससे नीचे जब आएंगे हम, दर्जियों वाली मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है, उस पर भी संपत्ति है। जब हम जो है उससे आगे आएंगे तो एक जो है नीम तले मस्जिद है, उसके पास भी है। जब हम सराय की तरफ बढ़ेंगे तो सराय में जो है मौलाना शेख क्या नाम था उनका, शेख अब्दुल कुद्दूस साहब का मजार है, वो भी वक्फ संपत्ति है, जिसपे जो है करोड़ों रुपए का चंदा मतलब इकट्ठा होता है। कुल मिलाकर गंगो के अंदर अथाह संपत्ति कह सकते हैं। संपत्ति है, लेकिन उसका यूज जो है अगर मुस्लिमों के विकास की बात करें, शैक्षिक या आर्थिक या सामाजिक किसी भी काम के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जीरो है, बिल्कुल जीरो। उपलब्धि की अगर बात करें तो जीरो है, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम इस बिल पर ज्यादा जो जानता है वक्त के बारे में, शायद वो जो अग्रेसिव हो रहे हैं कि भाई ये मंजूर नहीं बिल है, और वो मुस्लिम जो खामोश है, वो शायद उसकी खामोशी का यही कारण एक है कि भाई इन संपत्तियों का जो दुरुपयोग हो रहा था। ये भी हो सकता है निश्चित तौर पे, क्योंकि जो है जिस चीज का दुरुपयोग होता रहा हम लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पाया। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, गंगो नगर की जब बात चल रही है, आप जब जो है इस टाइम मतलब शाम के टाइम निकलेंगे तो यहाँ कुकुर मुत्तों की तरह फैला हुआ एक बिजनेस है लोगों का, वो है फाइनेंस का। अच्छा। आप जो है 10,000 रुपए देंगे और फिर रोजाना जैसे जो है ना जिस्म से खून निकाला जाता है, उस तरह से 100 रुपए पर डे वापस लेंगे। एक ठेली रेढ़ी पटड़ी वाले जो मुस्लिम है उनकी ये स्थिति है, जब 10,000 देंगे तो उसमें शायद 8,000 दिए जाते हैं, 2,000 रख लिए जाते हैं, फिर उसे 10,000 रुपए पूरे करने होते हैं 100 दिन में। जब 100 दिन में जब तक वो पूरा करता है, अगली जरूरत खड़ी हो जाती है, फिर से वो जो है इस तरह से ले लेता है। और ये स्थिति इस नगर की बात करता हूँ मैं, मुझे लगता है रेडी पटड़ी जो मजदूर है उसमें से लगभग 80% की यही स्थिति है। एक दूसरा है जो महिलाओं का समूह बना के लोन देने का काम करते हैं, कोई जो है बैंक नहीं है, वो प्राइवेट फाइनेंसर हैं और वो शोषण करते हैं। वीडियो भी वायरल हो रही है, कई सारे वीडियोज। अगर जो है इन संपत्तियों का, इन वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल किया गया होता तो मुझे लगता है कि इस
छोटी छोटी जरूरतों के लिए वक्फ से व्यवस्था की जा सकती थी। जो वक्फ लेकिन की नहीं हमारी की गई। संपत्तियां हैं उन पे जो है एक इस तरह का बजट की व्यवस्था की जा सकती थी जिससे इस्लामिक बैंकिंग या उसकी हम बात कर सकते थे, लेकिन इनका मिसयूज होता रहा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। आप लोगों की क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।